Hello everyone, my name is Ankush और today we are going to start a new chapter that is the law of variable proportions. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, ये नियम क्या कहता है, किन मान्यताओं के ऊपर ये आधारित है, हम सारा नियम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि उत्पत्ति के नियम क्या है। तो उत्पत्ति के नियम ये कहते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास में एक कंपनी है। सपोज करो कि मैं कंपनी का ओनर हूं और मेरी कंपनी का नाम है एपीएल। एपीएल एपीएल का मतलब है अंकुश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक, तो अंकुश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, जूते बनाने का काम करती है। और जूते बनाने का काम करती है तो मेरे पास में जूते बनाने की एक मशीन है, या फिर सपोज करो कि मैं चिप्स बनाने का काम करता हूं और चिप्स बनाने की मेरे पास में एक मशीन है। ठीक, तो उत्पत्ति के नियम क्या बताते हैं? उत्पत्ति के नियम उत्पत्ति के नियम ये बताते हैं कि भाई आपके पास में दो प्रकार के साधन हैं। एक आपके पास में लेबर है, दूसरा आपके पास में कैपिटल है। मान लीजिए हम दो साधन ले रहे हैं, तो ये कहता है कि उत्पादन के साधनों में यदि कोई चेंज किया जाए, या तो चेंज का मतलब क्या है, या तो उनको बढ़ाया जाए या फिर उनको घटाया जाए, तो इसका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादन की मात्रा पर। ठीक, तो इसका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, अर्थात कि इनपुट में चेंज होने से, इनपुट का मतलब क्या है कि उत्पादन के जो साधन है उनकी परसेंटेज में यदि किसी तरह का कोई चेंज किया जाए, या तो उनको बढ़ाया जाए या उनको घटाया जाए, तो उसका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात उससे उत्पादन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। क्या जितना परसेंटेज हमने इनपुट की संख्या में इंक्रीज किया है, क्या उतना उत्पादन बढ़ेगा या उससे ज्यादा बढ़ेगा या उससे कम बढ़ेगा? तो इन सारी चीजों को लेकर के, अर्थात इनपुट में जो चेंज कर रहे हैं हम, उसका उत्पत्ति की मात्रा पर इफेक्ट देखना उत्पत्ति के नियम बताते हैं। अब जो उत्पत्ति के नियम है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो उत्पत्ति के नियमों को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? उत्पत्ति के नियम, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक, सेकंड है पैमाने के प्रतिफल। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? पहला, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है ये अल्पकाल से रिलेटेड होता है, जबकि पैमाने के जो प्रतिफल है वो दीर्घकाल से रिलेटेड होते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है? अल्पकाल से संबंधित होता है, जबकि ये किससे रिलेटेड होता है? दीर्घकाल से संबंधित होते हैं ये। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में कम से कम उत्पादन का एक साधन स्थिर रखकर अन्य परिवर्तनशील साधनों का उत्पत्ति की मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है। ध्यान से सुनना, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर होगा और अन्य साधन परिवर्तनशील होंगे, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखेंगे हम?
उत्पत्ति की मात्रा पर देखेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्पादन का केवल एक साधन ही स्थिर होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं स्थिर, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कम से कम एक साधन तो स्थिर रहेगा ही रहेगा। वही पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ध्यान से सुनना, पैमाने के प्रतिफलों में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में उत्पादन का कम से कम एक साधन क्या होगा, स्थिर होगा, और अन्य साधन क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। जैसे कि सपोज करो, हमारी एक कंपनी थी एपीएल, जो कि चिप्स बनाने का काम कर रही थी। ठीक, सपोज करो मेरे पास में चिप्स बनाने की 5 मशीनें हैं। अब ये जो 5 मशीनें हैं, मैं इनको स्थिर कर देता हूं कि मैं ना तो इनमें से घटाऊंगा ना इनको मैं बढ़ाऊंगा। तो 5 मशीनें मेरे पास में क्या हो गई, स्थिर हो गई। और मशीनें क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल, पूंजी है। ठीक, दूसरा साधन है मेरे पास में श्रम। ठीक, तो पूंजी को तो मैं क्या मान लेता हूं, स्थिर मान लेता हूं। श्रम को मैं क्या मान लेता हूं, परिवर्तनशील मान लेता हूं। तो श्रम की मैं एक एक इकाई बढ़ा करके चिप्स के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि इस तरह का मैं नियम लगाऊंगा तो ये क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होगा। ठीक, समझ रहे हो ना, कि कैपिटल को मैंने स्थिर मान लिया और श्रम की मैं एक एक इकाई को बढ़ा रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि हम चिप्स के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। जबकि यदि ये पैमाने के प्रतिफल होते तो हम क्या करते, कैपिटल को भी परिवर्तनशील मानते। अर्थात हो सकता है कि मैं जब श्रम की मात्रा को बढ़ा रहा हूं तो मैं पूंजी की मात्रा को भी बढ़ाऊं या फिर पूंजी की मात्रा को कम करूं, जो भी मुझे करना है, एक उत्पादक के स्तर पर मुझे निर्णय लेना है। तो इस तरह का जो नियम है वो क्या कहलाता है, पैमाने के प्रतिफल कहलाता है। ठीक, इसको एक बार पढ़िए आप लोग। उत्पत्ति के नियमों का संबंध अल्पकाल से होता है, जिसमें कम से कम उत्पादन का एक साधन स्थिर होता है तथा अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। वहीं दूसरी ओर पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पत्ति के नियमों को हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से भी जानते हैं। देखो, उत्पत्ति के जो नियम हैं उनको किस नाम से भी जानते हैं हम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से भी जानते हैं। और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अर्थ है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन लगाने से साधनों का अनुपात बदल जाता है और हम उसका प्रभाव उत्पत्ति की मात्रा पर देखते हैं। यह प्रभाव, अब देखो कि सपोज करो एपीएल हमारी कंपनी थी। इस एपीएल में हमने कैपिटल को तो क्या मान लिया था, स्थिर मान लिया था, और लेबर को क्या माना हमने, परिवर्तनशील माना। अब लेबर की मैं एक एक इकाई को बढ़ा रहा हूं। सपोज करो लेबर की पहले, सपोज करो लेबर में मैंने 100% इंक्रीज किया। 100% का मतलब क्या है कि सपोज करो एक व्यक्ति काम करता था, अब मेरे पास में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं लेबर के रूप में। ठीक, तो इसका सपोज करो कि इससे चिप्स का जो उत्पादन है वो पहले मान लीजिए कि 10 पैकेट होता था, अब मान लीजिए कि 25 पैकेट होता है। तो जब मैंने 100% क्या बढ़ाया, लेबर को बढ़ाया, तो मेरे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्पादन 25 माइनस 10 कितना बढ़ा, 15 पैकेट्स का उत्पादन और बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 10 पैकेट्स के ऊपर बढ़ा, इंटू 100। कितना परसेंट चेंज हुआ उत्पादन में, 150% का चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर में जितना परिवर्तन हुआ उससे अधिक परिवर्तन किस में हो रहा है, हमारे उत्पादन में हो रहा है, आउटपुट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें किस तरह के प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल का मतलब क्या हुआ कि जितना परसेंट आप साधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हो उससे अधिक चेंज किस में हो जाए, उत्पादन की मात्रा में हो जाए। तो अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या है, हमारे पास में बढ़ते हुए प्रतिफल है। समान प्रतिफल क्या है कि जितना परसेंटेज चेंज आप इनपुट में कर रहे हो, साधनों में कर रहे हो, उतना ही चेंज किस में हो,
उत्पादन की मात्रा में हो तो ये समान प्रतिफल है। घटते हुए प्रतिफल क्या है कि जितना परसेंटेज चेंज आप उत्पादन के साधनों में कर रहे हो उससे कम चेंज किस में हो, आपकी उत्पत्ति की मात्रा में हो। समझ रहे हो ना आप? जैसे सपोज करो कि 100% चेंज मैंने किया उत्पादन के साधनों में, 3 कंडीशंस बनती है। मान लीजिए 150% चेंज हो जाए, 100% चेंज हो जाए उत्पादन में, और 80% चेंज हो जाए उत्पादन में। अगर 150% चेंज होता है तो बढ़ते हुए प्रतिफल है, 100% चेंज हो उत्पादन में तो समान प्रतिफल है, 80% चेंज हो उत्पादन में तो घटते हुए प्रतिफल है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि जब हमें 3 प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, बढ़ते हुए प्रतिफल, समान प्रतिफल, घटते हुए प्रतिफल, तो हम इस नियम को सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि हमें बढ़ते हुए प्रतिफल एक बिंदु तक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उस बिंदु के बाद यदि हमने परिवर्तनशील साधन की लगातार इकाइयों में बढ़ोतरी करते गए हम, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जिसके बाद में उसकी सीमांत उत्पत्ति क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। सीमांत उत्पत्ति का क्या तात्पर्य है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या तात्पर्य है? मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि श्रम की या फिर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से उत्पादन की मात्रा में कितना चेंज हुआ, यह क्या है? आपकी सीमांत उत्पत्ति है। ठीक है, तो एक बिंदु के बाद में चूंकि सीमांत उत्पत्ति क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, अतः मूलतः परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में ह्रासमान प्रतिफलों का नियम ही समाया हुआ है, इसलिए दोनों को एक ही माना जाता है। आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक, तो अन्य बातें स्थिर रहने पर एक स्थिर साधन के साथ यदि एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा लगातार बढ़ाई जाए तो एक सीमा के बाद सीमांत भौतिक उत्पत्ति घटने लगती है। सीमांत भौतिक उत्पत्ति मतलब एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसे ह्रासमान सीमांत उत्पत्ति नियम कहते हैं। एमपीपीएल क्या है? वही सीमांत उत्पत्ति है ना। एमपीपीएल का मतलब है कि श्रम की एक इकाई बढ़ाने से जो है उत्पत्ति की मात्रा पर कितना चेंज होगा उत्पत्ति की मात्रा में, वह क्या है? आपका एमपीपीएल है। ठीक, अब इसकी मान्यताएं क्या है? सबसे पहली मान्यता है इसकी, उत्पादन की तकनीक कैसी है? दी हुई है, अर्थात आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। आप जिन मशीनों का प्रयोग कर रहे हो उन्हीं मशीनों का प्रयोग करोगे। चाहे कोई नया इनोवेशन है, लेकिन आपने ये मान्यता ली है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पुरानी जो तकनीक का प्रयोग कर रहे थे आप उसी तकनीक का प्रयोग करोगे। सेकंड मान्यता क्या है हमारी? उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता है, उसे बदला जा सकता है ना। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मेरे पास में कैपिटल है 4 और श्रम जो है वो कितना है? 2 मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि मेरे पास, हाँ, तो इसका अनुपात कितना आ गया हमारा? 2:1। तो ये दूसरी मान्यता ये कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उत्पादन के साधनों का अनुपात है नट सॉरी, हाँ, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्पादन के साधनों का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा कि 2:1 के अनुपात से ही बढ़ाओगे। नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमने एक साधन को तो क्या मान लिया है? स्थिर मान लिया है। भाई पूंजी तो क्या मान लिया हमने? स्थिर। श्रम की मान लो 1 इकाई और बढ़ाई, +1 तो 2 हो गया, फिर +1 किया तो 3 हो गया। अब अनुपात बदल गया ना, 2:3 हो गया।
समझ रहे हो? तो उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता है, उसे बदला जा सकता है। थर्ड है, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है, मतलब होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए एक श्रमिक 10 घंटे में 10 चिप्स के पैकेट बनाता है, तो दूसरा श्रमिक भी 10 घंटे में 10 चिप्स के पैकेट बनाएगा। यह मतलब होता है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है, मतलब एक जैसी होती है, मतलब सभी श्रमिकों की एक जैसी कार्यक्षमता है, इसका मतलब ये होता है। तो ये 3 मान्यताएं हैं मोटी मोटी, इनको आप याद कर लेना। अब इन मान्यताओं के आधार पर हम इस सारणी का निर्माण करते हैं। देखिए आप, हमने 2 साधन लिए हैं, भूमि और श्रम। भूमि आप जब देखोगे, भूमि वाले कॉलम में एक 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 एक, अर्थात भूमि की जो इकाइयां हैं वो कैसी है, स्थिर है। और श्रम की इकाइयां हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक, इससे कुल उत्पादन देखिए आप, पहले 6 था, फिर 14 हुआ, फिर 24 32 38, इस तरह से बढ़ रहा है हमारा उत्पादन। सीमांत उत्पादन कैसे निकालोगे आप, इसमें से पिछला घटाते जाओ, है ना। यहाँ 6 आएगा, है ना, 14 माइनस 6 करोगे तो यहाँ 8 आएगा, 24 माइनस 14 करोगे तो यहाँ 10 आएगा, 32 माइनस 24 करोगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 आएगा, 38 माइनस 32 करोगे तो 6, 42 माइनस 38 करोगे तो 4। इस तरह से सीमांत भौतिक उत्पादन आ जाएगा हमारा। औसत उत्पादन कैसे आएगा कि इस टीपी में हम लेबर का भाग दे दें, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कि भाई जब सारे श्रमिक मिलकर के इतना उत्पादन कर रहे हैं तो एक श्रमिक कितना करेगा, यही तो औसत है। तो औसत कैसे निकालोगे, कुल में श्रमिकों की संख्या का भाग देते जाओ, 14 में 2 का भाग दो, कितना आया 7, 24 में 3 का भाग दो, कितना आया 8, 32 में 4 का भाग दो तो कितना आया 8, इस तरह से। ठीक, अब देखिए आप, सीमांत उत्पादन एमपी यहां पर अधिकतम होता है, उसके बाद में ये घटने लग जाता है, 10 के बाद में देखिए लगातार घटने लग गया। और औसत उत्पादन यहां पर आकर अधिकतम होता है। तो जहां पर एपीएल, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, अधिकतम हो, वहां तक उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। उसके बाद में जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो और सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए, वहां वहां तक आपकी उत्पादन की द्वितीय अवस्था होती है। और जहां पर आपका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए, ये देखिए -2 है और ये -4 है, वहां पर आपकी तृतीय अवस्था होती है। ठीक, उत्पादन की 3 अवस्थाएं हो गई। ये आप पढ़ लेना, जो टेबल है हमारी उसी का एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस सारणी के आधार पर इस चित्र का निर्माण किया है हमने, है ना। इस चित्र का निर्माण कैसे करेंगे, इस चित्र को समझने से पहले 2 चीजें समझ लो आप। 2 चीजें कौन कौन सी, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। मान लीजिए ये कोई आपका वक्र है किसी भी तरह का, तो यदि इसे मूल बिंदु पर, इस पे के किसी बिंदु पर हम रेखा डालें, 2 रेखाएं ये डाल दी, तीसरी ये डाल दी, और भी डाले, तो 3 रेखाएं डाली हमने मूल बिंदु से, तो ये किस चीज की माप करेंगे, एवरेज की माप करेंगे, औसत की माप करेंगे। लेकिन इस पर यदि इसका, इस रेखा का ढाल एवरेज की माप करेगा, लेकिन मान लीजिए इस पर कोई स्पर्श रेखा डाली हमने, ये स्पर्श रेखा डाले, तो इस स्पर्श रेखा का ढाल किसकी माप करेगा, मार्जिनल्स, मार्जिनल प्रोडक्शन, या फिर सीमांत की माप करेगा। किस माप करेगा, सीमांत की माप करेगा, इतना समझ लीजिए बस।
देखिए आपको शायद ये हमारा टोटल प्रोडक्शन कर्व है। ठीक, टोटल प्रोडक्शन कर्व को समझो आप। इसको बनाना कैसे है देखो। सॉरी, देखो इसको बनाओगे कैसे। इस तरह की एक रेखा खींच दो पहले। ठीक, और उसके बाद में इसके ऊपर से यहां से, है ना, ये दूसरी रेखा खींच दीजिए। इस तरह से इसको बनाओगे आप, है ना। मतलब दो वक्र, दो यू, आधे यू, अर्धचंद्र आपस में ज्वाइंट करने हैं। ठीक, तो ये जहां पर ज्वाइंट करोगे ना आप, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस पर देखिए आप, इस पर यदि हम बनाते जाए, देखो ढाल क्या होता है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा का जो ढाल है वो सर्वाधिक है। इस रेखा का ढाल क्या है, शून्य है। ये मैं बता चुका हूं सारी चीजें, ना। तो जैसे जैसे सपोज करो कि इस तरह की कोई रेखा है, वो जैसे 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 यूं होती चली जाएगी, ऊर्ध्वाधर होती चली जाएगी, उसका ढाल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। कोई रेखा इस तरह से है, बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल, यदि वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर होती चली जाएगी, जैसे जैसे वो खड़ी होती चली जाएगी, उसका ढाल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कि ये कोई वक्र है। इस वक्र पर यदि हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचे, एक रेखा हमने ये खींच दी, एक रेखा हमने ये खींच दी। तो अगर पूरे इसमें पूरे वक्र पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, तो एक स्पर्श रेखा यहां पर आएगी जो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, वो सर्वाधिक होगा। ठीक, फिर यहां से मूल बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींचे, तो एक रेखा ऐसी आएगी जो सबसे अधिक खड़ी होगी। वो रेखा कौन सी होगी, वो यहां से टच करती हुई जाएगी। ठीक, इसको मैं नाम दे दूं ओ एच। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, एक स्पर्श रेखा मैं यहां पर खींच दूं, इसको मैं नाम दे दूं के एल, और जहां पर टीपी सर्वाधिक है उस बिंदु को नाम दे दूं मैं ई, ये टीपी। ठीक, तो देखिए जहां पर एमपीएल सर्वाधिक है, इस बिंदु पर एमपीएल सर्वाधिक है, इसको मैं नाम दे देता हूं बिंदु ए। यहां पर एपीएल सर्वाधिक है, इसको मैं नाम दे देता हूं बिंदु डी। नीचे के पोर्शन में एक्स वाई, यहां भी श्रम की इकाइयां हैं, और यहां क्या है, टोटल प्रोडक्शन। यहां क्या है, एपी व एमपी, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक,
सबसे पहले हम बनाएंगे एपीएल। सारणी में यदि हम पिछली सारणी को देखें तो देखिए एपीएल कहीं भी ना तो शून्य होता है और ना कहीं भी ये ऋणात्मक होता है। ठीक, सर्वाधिक कहां होता है? इस बिंदु पर सर्वाधिक होता है। ठीक, और पहले ये बढ़ता है, देखिए आप सारणी में 6 से 7, 7 से 8 बढ़ा, उसके बाद में ये घटता है। तो इसका मतलब है कि पहले ये बढ़ेगा ऊपर की ओर, फिर ये नीचे की ओर घटेगा। अगर हम इस चित्र को बनाएं कुछ इस तरह से बनेगा, इसको मैं कह दूं एपी। उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन देखो, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन रहा। जहां टीपी सर्वाधिक है वहां एमपी क्या है? 0 है। और जहां एपी सर्वाधिक है 8, वहां पर एमपी भी कितना है? 8। इसका मतलब है जहां एपी वक्र सर्वाधिक बिंदु पर होगा वहां पर एमपी वक्र इसको क्या करेगा? काटेगा। और उसके बाद में एमपी वक्र एपी वक्र से नीचे होगा। देखिए 6, यहां पर 7.6 है, ये 4 है तो यहां पर 7 है। तो एपी वक्र से कैसा होगा? ये नीचे की ओर होगा। और जहां पर टीपी सर्वाधिक होगा वहां पर ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और उसके बाद में कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? इस बिंदु पर एपी क्या है? सर्वाधिक है। और इस बिंदु पर एमपी सर्वाधिक है। और ये नीचे की ओर चला जाएगा, जगह नहीं है उसमें चूंकि मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। तो ये नीचे की ओर चला जाएगा इस अक्ष को काटते हुए। देखिए इस बिंदु पर एमपी सर्वाधिक, उसके बाद में जहां एपी सर्वाधिक है वहां पर एमपी इसको काटता है और फिर एपी वक्र से नीचे रहता है ये एमपी वक्र। और जहां पर टीपी सर्वाधिक है, इस बिंदु पर टीपी सर्वाधिक है ना, इस बिंदु पर, इसके बिल्कुल नीचे इस बिंदु पर आकर ये शून्य हो जाएगा और उसके बाद में ये कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमने कहा कि जहां पर एपी सर्वाधिक हो वहां तक ये वाला पोर्शन उत्पादन की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है। उसके बाद में जहां एमपी शून्य हो यहां पे, है ना, वो क्या है? द्वितीय अवस्था है। और उसके बाद कैसी कैसी अवस्था है? तृतीय अवस्था है। आपको ये चित्र देख करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये उत्पादन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, जो कि एपी जहाँ मैक्सिमम होता है उसको काटता है, फिर ये इससे नीचे रहता है और फिर नीचे चला जाता है, तो ये ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक्सप्लेनेशन इसका आगे ये है, इसको पढ़ लेना आप लोग। जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कर ही दिया। देखो हाँ, एक चीज इसमें इस नियम की प्रथम अवस्था में बढ़ते हुए प्रतिफल का मुख्य कारण, बढ़ते हुए प्रतिफल का मतलब क्या है? एमपीएल भी बढ़ रहा है, एपीएल भी बढ़ रहा है। प्रथम अवस्था में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं। देखो ये देखो, ये प्रथम अवस्था है हमारी, तो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन की अपेक्षा स्थिर साधन की मात्रा अधिक होती है। मैंने क्या कहा कि एपीएल मेरी कोई कंपनी है, उसमें 5 मशीनें हैं, मेरे पास में एक श्रमिक काम कर रहा है। तो परिवर्तनशील साधन कौन है? श्रमिक है। और स्थिर साधन कौन है? पूंजी है, मशीनें हैं। ठीक, तो जैसे जैसे मैं श्रमिक की मात्रा को बढ़ाऊंगा तो मेरा उत्पादन भी तो बढ़ेगा ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा लगभग बराबर होती है। इन कारणों से उत्पादन सही दर पर होता है, परंतु तृतीय अवस्था में स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा अधिक होती है। अब सपोज करो मैं बढ़ाता चला जाऊं तो मेरे पास में 5 मशीनें स्थिर है और मैंने बढ़ाते बढ़ाते श्रमिकों की संख्या कितनी कर दी? 12, 13, 14, 15 इतनी कर दी।
तो यार जितनी जरूरत है उतना ही तो काम करेगा ना एक व्यक्ति एक मशीन पर। ऐसा तो है नहीं कि दो व्यक्ति जो है, जरूरत दो व्यक्तियों की है, वहां पर 5 व्यक्ति कर रहे हैं, तो 5 व्यक्ति तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। तो उस तरह से उनका जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन है वो तो घटेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस कारण से तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पत्ति है वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। अब उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करेगा? तो देखो प्रथम अवस्था में क्या है, प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। एक उत्पादक हमेशा परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, किंतु यहाँ परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने के कारण उत्पादन तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, उत्पादन की जो तीसरी अवस्था है उसमें मान लीजिए 5 मशीनें हैं मेरे पास, 15 मेरे पास में क्या है, श्रमिक काम कर रहे हैं। 5 मशीनों पर मुझे 5 लोगों की जरूरत है, बस केवल 5 लोगों की जरूरत है। अब क्या होगा, सीमांत उत्पादन होता क्या है कि श्रमिक की एक इकाई बढ़ाई तो उससे उत्पादन की कितनी उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, कितनी जो है परसेंटेज उस उत्पादन बढ़ेगा, यही तो आपकी सीमांत भौतिक उत्पत्ति है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं इसमें से 2-4 श्रमिक हटा भी दूं तो क्या मेरे उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनका उत्पादन में कोई योगदान ही नहीं है। तो यहां पर परिवर्तनशील साधन कौन है, श्रम। इसकी सीमांत भौतिक उत्पत्ति क्या हो रही है, ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक का मतलब क्या है कि अगर हम 1-2 श्रमिक हटा भी देंगे तो उसका उत्पादन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी उत्पादक तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर परिवर्तनशील साधन की जो सीमांत भौतिक उत्पत्ति है वो कैसी है, ऋणात्मक है। प्रथम अवस्था में क्या है, यहां परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति ऋणात्मक है तृतीय अवस्था में। और द्वितीय अवस्था में क्या है, जो स्थिर साधन है उसकी सीमांत उत्पत्ति क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक कैसे है कि 5 मशीनें हैं और श्रमिक कितने हैं मेरे पास में, 1-2, ये लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यदि 1-2 मशीनों को हटा भी दूं तो क्या मेरे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका यूज ही नहीं हो रहा है। जितना उत्पादन होगा उतना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्थिर साधन की जो सीमांत उत्पत्ति है वो कैसी है, प्रथम अवस्था में ऋणात्मक है। इसलिए उत्पादक कभी भी ना तो प्रथम अवस्था में उत्पादन करेगा ना वो तृतीय अवस्था में उत्पादन करेगा। वो उत्पादन कहां करेगा, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करेगा। और द्वितीय अवस्था में भी उत्पादन कहां करेगा, ये आपकी द्वितीय अवस्था है, ये वाली इतनी। इस द्वितीय अवस्था में भी उत्पादन कहां करेगा, ये परिवर्तनशील साधन की कीमत पर निर्भर करता है कि यदि श्रम, परिवर्तनशील साधन कौन सा है हमारा, श्रम, तो यदि उसकी कीमत कम है तो उत्पादक क्या करेगा, इस बिंदु तक आएगा, अंत तक आएगा। क्योंकि उसकी कीमत कम है तो वो थोड़ी सी रिस्क लेगा कि लास्ट तक चलते हैं, जहां पर सीमांत भौतिक उत्पत्ति क्या होती है, शून्य होती है, वहां तक चलते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि इसकी कीमतें बहुत हाई है तो उत्पादक इस द्वितीय अवस्था की स्टार्टिंग में रुक जाएगा, नहीं तो वो लास्ट तक आएगा यदि कीमत सस्ती है, कीमत कम है तो। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, पढ़ लेना। अब देखिए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का महत्व क्या है। महत्व यह है, सबसे पहला है अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। यह नियम मात्र कृषि पर ही लागू नहीं होता बल्कि खनन, मछली पालन, मकान निर्माण इत्यादि सभी उत्पादन क्षेत्रों में लागू होता है। अतः इसे एक सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। यार सारी चीजों में लागू होगा ना, क्यों नहीं लागू होगा, कि आप मान लीजिए कि एक साधन स्थिर है और दूसरे साधन को आप लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो, तो उसकी अतिरिक्त इकाइयों से जो उत्पादन प्राप्त होगा वो तो लगातार घटता हुआ प्राप्त होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजों पर लागू होता है, सारे क्षेत्रों पर लागू होता है। इसलिए अर्थशास्त्र का ये कैसा नियम है, आधारभूत नियम है। दूसरा है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार। माल्थस एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि भाई जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या जितनी परसेंटेज से बढ़ रही है उतनी परसेंटेज से खाद्यान्न नहीं बढ़ पा रहा है। समझ रहे हो ना, देखिए इसको पढ़ो। माल्थस का सिद्धांत यह बताता है कि देश में खाद्यान्न है ना, खदान नहीं है, सॉरी गलती से टाइप हो गया, खाद्यान्नों
क्यों उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कम हो? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, इसको सही कर लेना आप लोग। यह है देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कम होती है। खाद्यान्नों में कम वृद्धि का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम ही है कि लगातार आप जो है खाद्यान्नों की उत्पत्ति में क्या कर रहे हो, लगातार आप जनसंख्या को लगाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पर उत्पत्ति ह्रास नियम लगेगा और उससे घटती हुई दर से हमें क्या प्राप्त होंगे, प्रतिफल प्राप्त होंगे। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का मतलब टॉफी या चॉकलेट नहीं है ना। पुरस्कार का मतलब है कि भाई तूने 8 घंटे काम किया है तो इस 8 घंटे के आधार पर तेरी ये मजदूरी है। मजदूरी को ही पुरस्कार कहते हैं, है ना, जो प्रतिफल प्राप्त होता है काम के बदले, वो मजदूरी है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि मेरे जैसा मान लीजिए कि कोई होनहार मजदूर है और वो 1 घंटे में 100 जूते बना देता है। दूसरा कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, 1 घंटे में 50 जूते बनाता है। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, हम दोनों लोग खड़े हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, किसको ज्यादा पैसा दोगे? मुझे दोगे ना भाई। क्यों दोगे? क्योंकि कम समय में मैं कितना उत्पादन कर रहा हूं, है ना, और वो व्यक्ति उतने ही समय में मुझसे कम उत्पादन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी सीमांत उत्पादकता के आधार पर मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो ये सिद्धांत यही है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है हमारा, रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है? रिकार्डो ने क्या, आगे पढ़ेंगे हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत को। उन्होंने कृषि को 2 भागों में बांटा, एक तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार की खेतियों में लगान उत्पन्न होने का प्रमुख कारण उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। शहरी खेतों में जब दिए गए भूखंड पर श्रम व पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग होता है तो उत्तरोत्तर इकाइयों की उत्पादकता घटती जाती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत इकाई की तुलना में पहले की इकाइयों से जो बचत प्राप्त होती है उसे रिकार्डो ने लगान कहा है। इस प्रकार यह लगान उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता का परिणाम है। देखो ये क्या कहता है कि मान लीजिए शहरी क्षेत्र में कोई भूखंड है, ये भूखंड, इस पर पहले 2 श्रमिक काम कर रहे थे, उसको कुछ मजदूरी दी जा रही थी। तो यहां पर फिर एक और श्रमिक आया, एक और श्रमिक आया, एक और श्रमिक आया। लगातार श्रमिकों की मात्रा यदि बढ़ाई जाए इस भूखंड पर तो इनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पत्ति घटेगी ना। लेकिन इससे पहले जो लोग काम कर रहे थे वहां पर जो बचत प्राप्त हो रही थी उस खेती से, वह क्या, उसको रिकार्डो ने क्या कहा, लगान का। और इसको हम लगान सिद्धांत में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझ लो, बहुत है ना। तो उसको रिकार्डो ने क्या कहा, लगान कहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार ही क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता है। इसके कारण लगान उत्पन्न होता है। ओके गाइस, थैंक यू। इसका प्रिंट आउट ले लेना, लिखने मत बैठना और इसको समझ लेना क्योंकि टाइम कम है, और फटाक से इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आना है। ठीक, थैंक यू।